आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर 15 मिनट शो में। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो इसको हम लोग देखेंगे, बिंदुवार देखेंगे। फोकस रहेगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर, क्योंकि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व का महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछा जाता है। यह आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उद्देश्य इसका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। 44 में समान नागरिक संहिता है। 45 में 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था की गई है। 46 में SC ST के सामाजिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। 47 में स्वास्थ्य और पोषाहार का बात है। 48 में कृषि और पशुपालन है। तो एक एक करके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। 50 भी महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण किया गया है, जबकि 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ इसको हम लोग देखेंगे। इसकी प्रकृति न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति तत्व की प्रकृति जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और आपके लिए महत्वपूर्ण सीखना, बिहार शिक्षा भर्ती 3.0 में शानदार प्रदर्शन के पश्चात जो है द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा विजयी बैच लॉन्च कर दिया गया है 1 to 5 के लिए। और इसमें फ्री में आपका कवच बैच है, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। और NCERT का माइंड मैप भी है 6 से 12 के लिए, 6 से 12 के लिए। तो आपका जो है महत्वपूर्ण है राज्य का नीति। आज का टॉपिक है राज्य का नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, और यह कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया। राज्य का नीति, एक तो इसका भाग 4 में उल्लेख है, भाग 4 भी पूछ लिया जाता है। और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और इसे आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड ने इसे अपने संविधान में 1937 में स्थान दिया, जबकि आयरलैंड ने इसे स्पेन से ग्रहण किया है। यह भी ध्यान रखेंगे कि आयरलैंड ने इसे कहां से लिया है? तो स्पेन से ग्रहण किया है। रही बात इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है। राज्य के नीति तत्वों का उद्देश्य जो है, उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उद्देश्य यह भी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य यानी प्रस्तावना में जिन लक्ष्यों, उद्देश्यों, आदर्शों का प्रतिबिंबन किया गया, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम किया जाता है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के द्वारा। तो उद्देश्य इसका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। प्रकृति की जहां तक बात है, तो इसकी प्रकृति न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय इसकी प्रकृति जो है प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी मौलिक अधिकार की तरह इसका हनन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है, तो प्रकृति इसकी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र की स्थापना करना है, यानी राज्य जैसे जैसे सक्षम होगा इन कल्याणकारी चीजों को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। तो प्रकृति न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर हम लोग अगर बात करें, इसके वर्गीकरण की यदि हम लोग बात करें, तो समाजवादी सिद्धांत के रूप में भी इसका वर्गीकरण किया गया है। गांधीवादी सिद्धांत के रूप में भी वर्गीकरण किया गया है। और पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के रूप में भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर यदि हम बात करें, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर यदि बात किया जाए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर, तो इसमें नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 36 में यह है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद में 36 है कि राज्य के यानी DPSP के संदर्भ में, DPSP यानी राज्य के
नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में, इसके संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया, संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। एक शब्द से याद रखेंगे, राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी राज्य जैसे जैसे सक्षम होगा कल्याणकारी चीजों को क्या करेगा, लागू करेगा। 36 में बताया गया है 37 में कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी शासन देश के शासन में मूलभूत है। अनुच्छेद 37 यह कहेगा कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत है। यानी डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत है, प्रवर्तनीय न होते हुए भी, न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में, देश के शासन में, देश के शासन में मूलभूत है। हाँ सर, थोड़ा सा 15 मिनट वाला सर ये ले रहे हैं सेशन, क्या करें, बड़े करते हैं न हो। देश के शासन में, देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में मूलभूत है, यह मूलभूत है, देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में यह मूलभूत है, प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में मूलभूत है। 37 कहेगा। 39 में कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 39 क में या ए में कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई, यानी जो सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, तो इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है, विधिक सहायता की बात कही गई है, विधिक सहायता की बात कही गई है, निःशुल्क विधिक सहायता की इसमें बात कही गई, निःशुल्क विधिक सहायता जो सक्षम नहीं है। और 40 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद जो है, 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों के संगठन के विषय में, ग्राम पंचायतों के संगठन के विषय में, ग्राम पंचायतों के संगठन के विषय में इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के विषय में उल्लेख किया गया, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर यह आधारित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू किया गया है, लागू किया गया है। और 41 में निःशक्तता की स्थिति में जो है राज्य के सहायता का उपबंध किया गया है, उपबंध किया गया है। रही बात 43, अगर बात हम करें अनुच्छेद 43 महत्वपूर्ण अनुच्छेद में, तो मनरेगा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी मनरेगा को कार्यान्वित करने के लिए, मनरेगा को क्रियान्वित करने के लिए इसको लाया गया है, क्रियान्वित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लाया गया। अनुच्छेद 43 को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस कार्यक्रम को लाया गया, तो मनरेगा जो कि विश्व का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है, विश्व का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है यह। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना, बिहार शिक्षक भर्ती बैच शानदार सफलता के बाद जो है 4.0 में क्लास 6 to 8 के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया था ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, जिसमें जीएस के साथ साथ एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। और यह विजयी बैच होगा। इस कोर्स के साथ जो है 2 बैच जो है बिल्कुल फ्री है, जिसमें कवच बैच है, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का डिटेल्स में डिस्कशन किया गया है। और एनसीईआरटी का माइंड मैप है 6 से 12 तक का, 6 से 12 तक का जो है एनसीईआरटी का माइंड मैप है, माइंड मैप है जो कि आपके परीक्षा में निर्णायक साबित होगा। रही बात अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, 40 में हम देख ले ग्राम पंचायतों का संगठन है। 44 समान नागरिक संहिता के साथ इसका संबंध जो है, चूंकि हम लोग राज्य का नीति निदेशक तत्व देख रहे हैं जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड ने इसे अपने संविधान में जो है 37 में स्थान जो है 1937 में स्थान दिया। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना है। 44 की बात अगर की जाए तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, समान नागरिक संहिता की बात कही गई है 40 में। 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। इसके साथ ही अभी इसमें ध्यान रखेंगे कि यह गोवा में लागू है, किस राज्य में लागू है, तो यह गोवा में इसे लागू किया गया है। और वर्तमान में उत्तराखंड के विधानमंडल के द्वारा भी इसे जो है, तो उत्तराखंड को भी उत्तराखंड में भी लागू करने की बात इसे कही, तो लागू यह गोवा में है, गोवा में है। उत्तराखंड के विधानमंडल द्वारा भी इसको पारित कर दिया गया है।
44 यह कहेगा। 45 कहेगा 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए शिक्षा की प्रबंध की बात कहेगी, यानी जो है 6 वर्ष से कम के बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा की बात कही जाएगी, शिक्षा प्रदान करने की बात कही जाएगी। 45 में है। और 46 जो है SC ST के सामाजिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कहेगा। 46 जो है सामाजिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कही जाएगी 46 में। 46 को भी आप ध्यान में रखेंगे, इसमें यह SC ST से रिलेटेड है, यानी 46 अनुच्छेद आपका जो है इससे किससे रिलेटेड है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है, और इनके सामाजिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। सामाजिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अभिवृद्धि की बात कही गई है। सामाजिक आर्थिक जो है अभिवृद्धि की बात कही जाएगी, ताकि ये मुख्य समाज के मुख्य धारा में आ सके, अनुसूचित जाति और जनजाति। और रही बात अनुच्छेद 47 की, 47 में जो है पोषाहार की, स्वास्थ्य और पोषाहार की बात होगी। 40 जो है 7 में जो है स्वास्थ्य और पोषाहार की बात कही जाएगी। 48 की जहां तक बात है तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि और पशुपालन में अभिवृद्धि की बात कही जाएगी। तो इसमें पोषाहार और स्वास्थ्य और पोषाहार की बात की गई है। स्वास्थ्य और पोषाहार की बात कही गई है। इसमें पोषाहार की बात कही जाएगी 47 में। 48 की बात यदि की जाए, अनुच्छेद 48 की बात की जाए, तो इसमें कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात कही, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पशुपालन को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है, भारवाहक, और इसके साथ यह भी याद रखेंगे कि दुधारू पशुओं के वध और जो है भारवाहक पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। वध पर जो है इसमें रोक भी लगाई गई, यानी भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी 49% आबादी आजीविका के लिए किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है, तो इस पर रोक लगाई गई है। 49 में जहां तक बात है, अनुच्छेद 49 की जहां तक बात है, तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का, राष्ट्रीय महत्व के स्थान व स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। स्थानों, स्मारकों, वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 49 में कही गई है। और 50 की बात है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण है। अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्याय, थोड़ा सा अनुच्छेद यहाँ पर ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो आपको पुट वर्ड से भी यहाँ से बना सकते हैं। जैसे 46 SC ST है, स्वास्थ्य और पोषाहार 47 है, 48 कृषि और पशुपालन की बात करेगा 48, और 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों, वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। और यह कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण है। न्यायपालिका से पृथकीकरण की बात करेगा यह। 50 करेगा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण करेगा, पृथकीकरण की बात यह कहेगा। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, अनुच्छेद जो है 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति जो कि बहुत आवश्यक है, वर्तमान समय में इसी पर खतरा उत्पन्न हो गया है, तो यह बात करेगा किसकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात इसके द्वारा की जाएगी, यानी समझौते, मध्यस्थता के द्वारा इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, यह कहेगा अनुच्छेद 51। तो एक एक करके महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप देखें DPSP में। और इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। और इसी के साथ आपका सेशन यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो तब तक स्वस्थ रहिए।
प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।